नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। बद्रीनाथ हाईवे पर अल्टो कार गिरी खाई में, 2 महिलाओं की हुई मौत। देहरादून नैनीताल समेत 8 जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दिया ऑरेंज अलर्ट। 4 जुलाई से होगी कांवड़ यात्रा, 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की है उम्मीद। प्रशासन ड्रोन से करेगा निगरानी। ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर झुक रहा है एक तरफ, लोगों में हुई चिंता, प्रशासन को दी गई सूचना। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर खांकरा में एक अल्टो कार लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरी और वाहन में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू दल के द्वारा शवों को खाई से बाहर निकाला गया। एक अल्टो कार रुद्रप्रयाग की ओर से देहरादून की ओर जा रही थी। इसी दौरान रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर आगे खांकरा में वाहन चालक किसी काम से कार से बाहर निकला। इस बीच उसने कार को ढाल वाली जगह पर खड़ी कर दिया और हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। हैंड ब्रेक न लगे होने पर वाहन ढाल पर खड़े होने के कारण वाहन लगभग 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और कार में सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ और डीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला गया। भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच स्थित जनपद चमोली के गोपेश्वर में विराजमान गोपीनाथ मंदिर के एक ओर झुकने की बात सामने आई है। ये सूचना मंदिर के पुजारियों ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग को दी है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में भी पानी टपक रहा है। इस पर से अब मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मंदिर के पुजारी हरीश भट्ट बताते हैं कि मंदिर उत्तर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है और आपको बता दें कि मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के केंद्र में स्थित है। यहाँ मंदिर भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्दी को भी समर्पित है। मान्यता है कि कत्यूरी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर मंदिर जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने लगा है और प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जल्द ही इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांवड़ यात्रा में यातायात मैनेजमेंट को लेकर इस बार ड्रोन की भूमिका रहेगी। कांवड़ के दौरान ड्रोन में हूटर फिट किए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के चलते ऋषिकेश और हरिद्वार में अधिक भीड़ भाड़ होने के चलते यहाँ पर 4 ड्रोन लगाए जाएंगे। यदि कहीं पर लड़ाई झगड़े या हुड़दंग की स्थिति बनती है तो ड्रोन वहां पहुंचकर भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए भी हूटर बजाएगा। इसके बाद जगह की लोकेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जहां से फोर्स को मौके पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि व्यवस्थाओं में बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को सौंपी है। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में सोमवार को G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ किया गया। ये बैठक 28 जून तक आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 16 देशों के प्रतिनिधि फिजिकल तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि 4 देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक के पहले दिन शहरों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर चर्चा की गई, जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोलोमन उरकेराज ने बताया कि ढांचागत विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक में 2023 ढांचागत विकास कार्यधाराओं की दिशा की ठोस प्रगति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 16 देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। इस बैठक में अन्य प्राथमिकताओं के साथ साथ कल के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, लचीला और टिकाऊ पर किए जाने वाली चर्चा सर्वोत्तम प्राथमिकताओं में से एक है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां 3 दिनों पूर्व नाचनी के पास होकरा में जिस जगह पर एक बोलेरो गिरने से भयानक हादसा हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसी जगह पर मंगलवार को सुबह एक अल्टो कार गिर गई। बताया जा रहा है कि जिसमें 2 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक पुरुष और एक महिला गाड़ी में सवार थे, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ही मृतक नैनीताल जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस अब पूरी घटना की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रशासन ने पूर्व में हुई इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की और न ही किसी विभाग को कोई निर्देश दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 दिन बाद एक और दुर्घटना इसी जगह पर हो जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। लोगों ने पीएमजेएसवाई के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लगातार उसी जगह पर दूसरी घटना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। आज मैं उसी घटना स्थल पर हूं, जहां आज से 6 दिन पहले एक बोलेरो खाई में गिरी थी, जिसमें 10 लोगों की जान चले गई थी। आज प्रातःकालीन ही एक सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा, नीचे चट्टान में लाशें दिखी तो हम लोग यहां आए। ग्रामीणों ने यहां बताया कि 2 लाशें नीचे पड़ी हैं। एक उसी स्थल पर, जिस स्थल से घटना हुई, उसी स्थल से आज की घटना फिर झकझोर कर देती है और संबंधित विभाग से भी सवाल जनता का बनता है कि आपने उस स्थल से इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की और सेम उसी लोकेशन से दूसरी कार का खाई में गिरना और 2 लोगों की मौत का होना कहीं ना कहीं आपके सवाल पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है, आपके कार्यशैली पर तमाम विभाग के। मेरे साथ में अभी ये भगवान सिंह मेहता जी हैं और मैं तमाम ग्रामीण सब लोगों का कहना है कि ये इन लोगों की लापरवाही है
त्वरित इस लापरवाही के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी में विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया ताकि हल्द्वानी शहर के लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नैनीताल जिला नशे के कारोबार में सबसे आगे है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़ के खाना पूर्ति की जा रही है। बड़े स्मैक तस्कर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ करने से नशे के कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके असल गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजना होगा। नहीं, देखिए, जो व्यवस्थाएं इस समय हैं उसमें बड़े शर्म की बात है कि हर गली में, हर मोहल्ले में और स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह नशा गिरफ्त में ले चुका है युवा पीढ़ी को। और नैनीताल पुलिस, ठीक है, चलिए, बहुत बधाई आपको, आपने मैराथन आज करवाई, दौड़ करवाई, लेकिन इस दौड़ से क्या जो स्मैक का नशा है, क्या इस दौड़ से वो रुक गया? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूरा आप हल्द्वानी वासियों से पता कर लें, सबको पता है नशा कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस मात्रा में मिल रहा है। जो इसके पीछे सरगना है वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? जितने हुए कल एक राष्ट्रीय चैनल ने मेरा भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने जो आंकड़े दिखाए वाकई में बड़े हैरत अंगेज करने वाले हैं। नैनीताल ज़िला सबसे विस्फोटक ज़िला बन चुका है नशे के कारोबार में, और यहाँ जो आने वाली पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर नैनीताल पुलिस क्या कदम उठाने वाली है और सरगनाओं को कब पकड़ेगी? खाना पूर्ति के लिए आप छोटे जो है, छोटे प्याज है, उनको तो आप पकड़ दे रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मछली है, बड़ी मछली कैसे बच जा रही है? और ये जो नशे का सप्लाई है, सबको पता है उत्तर प्रदेश से और नेपाल की सीमा से ही आ रहा है। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित करना भी, क्योंकि प्रहरी है नैनीताल पुलिस ज़िले की, तो उनकी व्यवस्था है ये, और इस व्यवस्था में भारी चूक लगातार हो रही है। वैसे भी आज मैं अपने जिला अध्यक्ष नैनीताल भाऊ छिंबाल जी, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी के साथ मैंने वार्ता भी करी है। अब कांग्रेस पार्टी नशे के खिलाफ जंग के लिए ज़मीन पर उतरने को तैयारी, हमने एक रणनीति बनाई है शुरुआती तौर पे, और जिसमें हम जो पुलिस चौकी हैं, थाने हैं, इनके घेराव भी करेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, और जो पीड़ित परिवार है उनको लेके जाएंगे। वो बताने को तैयार है नशा कहाँ से मिल रहा है। खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है शहर में, हमारे ज़िले में। और नैनीताल ज़िला जो कि पर्यटन और सरोवर नगरी जिसको कहा जाता है, उसके लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को नाले खाले खोलने के निर्देश दिए गए, जिससे जल भराव की स्थिति न हो। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि नायब तहसीलदार विनोद तिवारी को मसूरी में बंद पड़े नाले खुलवाने और अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए गए, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रशासनिक और पुलिस टीम के द्वारा मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं मसूरी माल रोड ग्रीन चौक के पास बंद पड़े नाले को खुलवाया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रीन चौक के पास मुख्य सड़क पर रेलिंग लगाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको नायब तहसील द्वारा हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला मुख्यालय में चल रहे गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वो महोत्सव में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने रविवार को देर रात महोत्सव में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल बोहरा और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन कर महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान ही मुख्यमंत्री ने महोत्सव को अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणा भी की। डोईवाला देहरादून मुख्य मार्ग पर जंगल में स्थित लगभग 150 से 200 वर्ष पुराने मंदिरों को बीती रात क्षतिग्रस्त करके मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसको लेकर स्थानीय कुआंवाला, हर्रावाला, लच्छीवाला, डोईवाला के लोगों ने विरोध जताते हुए वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मंदिर वर्षों से तमाम लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। दनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर में वर्षों पुराना शिवलिंग था, जिसे तोड़ा गया है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग को पुराने स्थान पर दोबारा से स्थापित किया गया। उधर हिंदूवादी संगठनों के रोष को देखते हुए देहरादून वन विभाग के डीएफओ ने लोगों को भरोसा दिया कि अगर ये मंदिर प्राचीन है तो मंदिर को पुनः स्थापित करने में हम लोग सहयोग करेंगे। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों को सौहार्द बनाने की अपील की है। मैं सुभाष थापा और कुआंवाले का निवासी हूँ यहीं पे, और यहाँ से हमारे 4-5 पुरखे यहीं निकल गई हैं। और ये मंदिर हमारा कम से कम 150-200 साल पुराना मंदिर है, और 5-6 पीढ़ियों से हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करने आते हैं। और हम तो जब छोटे थे तब हमारे माजी पिताजी हमें पकड़ के यहाँ लाते थे, हम पूजा करते थे, तब जाते थे। यहाँ मेला भी लगता था पहले, और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पूजा करने आते थे। और ये मंदिर यहाँ पर अभी आज फॉरेस्ट के अधिकारी आए थे सुबह के टाइम, और रात को 12 बजे करीब ये रात को मंदिर तोड़ के चले। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई किसी को कुछ नहीं बताया, और मंदिर तोड़ दिया रात को चोरी चुपके से। जब हम सुबह आए, पुलिस आई, सब छानबीन हुई, उसके बाद जंगलात के अधिकारी रेंजर साहब आए और बोलते हैं ये मजार है और हमने इसलिए तोड़ दिया। तो क्या जंगलात को इसका सर्वे नहीं करना चाहिए, पता नहीं करना चाहिए कि क्या मंदिर है, इसका जाँच पड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस किसी को नहीं मिला।
किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया किसी को। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा 150 साल पुराना मंदिर है और जो गवर्नमेंट का जो जियो भी तो 2007-2009 के बाद अवैध मंदिर तोड़े जाए, ये तो 150 साल पुराना है। लोग जानते हैं, डोवाला से लेकर देहरादून तो कोई भी बता देगा। मैं पंडित कृष्ण अधिकारी हूँ जी। मैं यहाँ कई साल से पूजा करने आता हूँ सुबह शाम। कितने पुराना मंदिर है ये मंदिर कम से कम देखो जी, मेरी उम्र तो लगभग 60 साल है। 60 साल से तो मैं जानता हूँ। और जो है जो स्थानीय लोग हैं जो पूजा करते थे, ये 200 साल पुराना मंदिर है। ये इस इलाके में कोई और मंदिर नहीं था। तो जो है यहाँ पर लोग स्थानीय लोग पूजा करने आते थे। सुबह शाम हम आते हैं, पूजा करते हैं। हमारा आस्था का केंद्र बना हुआ। मेरे को कोई नोटिस ना दिया ना बताया। मैं कल शाम को जो है मैं यहाँ से पूजा करके 7 बजे चला गया था, तब सुबह 6 बजे आया तो ये पर मंदिर टूटी हुई थी। और आस्था बिल्कुल प्रभावित हुई। बताओ, हम लोग हिंदू लोग हो गए, हम हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है? आप बताइए, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये इस तरह जैसा था वैसे होना चाहिए मंदिर। देखो ये हमारा आस्था का केंद्र है। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चले या न चले, आस्था का केंद्र है तो मंदिर नहीं टूटना चाहिए। और खबर सितारगंज से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त प्रवक्ता और प्रदेश प्रमुख महासचिव एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव का सितारगंज में भव्य स्वागत किया गया। वहीं कृषि मंडी समिति सभागार में हुई सभा में भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह मान ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है, उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, यही कारण है कि सरकार मनमाने फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जसपुर में किसानों के घर तोड़ दिए और अब उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। बाजपुर में 20 गाँवों में भूमि की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। मांग की है कि भूमि चाहे किसी भी वर्ग हो, किसान उस पर 12 वर्ष या उससे अधिक काबिज है तो उसे मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय का भी यही रूलिंग है। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ शुरू से काम किए और हम लोगों ने आंदोलन को ही अपना रास्ता माना। जनता की समस्याएं हो, आम जनमानस, किसान, मजदूर, नौजवान, इन सब की लड़ाई लड़नी थी। उत्तराखंड में हम देख रहे थे कि जो मौजूदा समाजवादी पार्टी का नेतृत्व था वो आंदोलनों से बचना चाह रहा था और तमाम समस्याएं, जैसे जलाशयों में बसे लोगों की समस्याएं हैं, शहर किनारे बसे लोगों की समस्याएं हैं, वनभूमि में बसे हुए लोगों की समस्याएं हैं, उसमें बेरोजगारी का इतना बुरा हाल था, विपक्ष नदारद था। ऐसे हालात में हमारे गांव की, आसपास के गांव की, जैसे घोड़ा डाम, नानक सागर में हम तमाम गाँव में गए। लोगों का यही कहना था कि भाई साहब एक बार राकेश टिकैत जी से बात करिए, हम लोगों की लड़ाई वही लड़ेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय किसान यूनियन में ही काम करना अच्छा रहेगा और कौन ही काम करें, इसलिए हमने भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया। भारतीय किसान यूनियन में राकेश टिकैत जी ने बहुत बारीकी से हमारी बात को सुना, समझा, हमें ज्वाइनिंग कराई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण पड्डा जी का हमें आशीर्वाद मिला, बलजिंदर सिंह मान जी का मिला, भाई जस्सा सिंह समाज, तमाम उसे जी का सबका सहयोग आशीर्वाद हमें मिला। और आज हम गरीबों की, नौजवानों की और ख़ास तौर से जो हमारे ज़मीनों के मामले में फंसे हुए पूरे तराई क्षेत्र के लोग हैं, इनकी लड़ाई को बखूबी हम भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाकर और बहुत ही जल्दी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और उसके बाद हम इस लड़ाई को लड़ करके मुकाम तक पहुंचेंगे। हम ये मानते हैं कि जब तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन उनकी लड़ाई लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा और मालिकाना हक। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा। एमएसपी पे भारतीय किसान यूनियन लगातार लड़ रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश में हमेशा संघर्षरत है। माननीय टिकैत जी उसका आंदोलन लगातार कर रहे हैं। कई राज्यों में कई सरकारों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और इस पर भारतीय किसान यूनियन अपने जो एक सूत्रीय एजेंडा है कि एमएसपी की गारंटी उस पर कर रही है और एमएसपी की लड़ाई को भी बखूबी इस तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में भी लड़ी करने का है। ये हमारे जो नए मेंबर बने हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। इनके साथ और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारी यूनियन में बहुत मजबूती आएगी जादू जी के आने में। कोई इलेक्शन से बदल रही हमारी राजनीतिक पार्टी है, जो भी जिसको मर्जी कोई वोट दे ना दे, हमें कोई बदल नहीं है। हमें तो जो सरकार काम करती है उसकी तो जय जयकार करेंगे जी। जो सरकार हमारा काम करती है, हमारा काम नहीं करती, उसको हम नहीं अच्छा समझेंगे। अभी एक मन से माध्यम संगठन हमारा मजबूत होता जा रहा है। पूरे दुनिया में छाया हुआ हमारा जो संगठन है, 73 देशों में हमारी टिकैत साहब किसान यूनियन काम कर रही है और वहाँ पर भी लोग बहुत जा रहे हैं। टिकैत साहब सर एक तो यही नारा लगाते हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये हमारे ये जो ट्रैक है, ये रसूलपुर में फैक्ट्री है, उनका मजदूरों का मसला था, हमने पूरा साथ दिया उनका किसान यूनियन ने। हमने उनके लिए राशन
ट्रक भर के राशन हमने भेजा उनको कि तगड़े रहो, आप डटे रहो, आपकी मांगे जो सरकार को माने के फैक्ट्री वाले वो मनवा के हमने फिर साथ दिया। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित टायर निर्माण संबंधित निजी औद्योगिक संस्थान में एक मजदूर की मौत हो जाने के मामले में घंटों तक मृतक के परिजनों द्वारा हंगामा किया गया। इस दौरान प्रबंधक और मृतक पक्ष के बीच लंबी वार्ता चली। इसके बाद आखिरकार मामला मुआवजे की आपसी सहमति के आधार पर शांत हो गया। लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक संस्थान में बॉयलर में गिरने से एक मजदूर की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस बल रवाना किया। इसी दौरान प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और मृतक पक्ष के लोगों के बीच में सहमति हो गई है। भारत नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे सूखा बंदरगाह निर्माण और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा शारदा नदी से प्राइवेट कंपनी को मिट्टी निकालने का कार्य दिया गया है, जिसमें खनन कर रही मशीनों से नदी के बांध को काटकर मिट्टी निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम किया गया है, जिसके चलते डंपरों ने पुल के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के खंभे भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने कंपनी के कार्य को रोककर खनन करने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने नदी के किनारे को भी काट दिया है, जिससे भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उसमें हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हमें इस बारे में सूचना मिली है सुबह के समय। अब जो सूचना मिली है उसके रिगार्डिंग जो रिद्धि सिद्धि के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हम उनको सुबह फ़ोन करके इस बारे में उन्हें डांट भी दिए हैं कि आपने जो डैमेज किया है, आपने अगर बैंक को आपने डैमेज किया है या जो भी जिस तरीके की स्थिति वहाँ पे है, उसको अभी इसी जाकर के अभी आज ही या आज कल में जो भी है उसको ठीक करवाए जाकर के स्थिति जैसी वहाँ पे थी वैसी ही करा दी जाए। वहाँ पे जो लोगों को परेशानी हो रही है ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि वहाँ के लोगों को परेशान होना पड़े हमारी वजह से। ऐसा कोई कार्य वहाँ पे नहीं करने देंगे हम किसी को, ऐसा विभाग हमारा अलाउ नहीं करेगा। और अगर ऐसा किया तो अगर वहाँ पे ठीक नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर जो भी होगा। ये जो मामला है हमने इसकी शिकायत इरिगेशन के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं कि नहर में पानी छूटने के बाद और मानसून आने के बाद कि खनन का काम नहीं चालू होता है। फिर भी इनकी मनमानी ठेकेदारों के द्वारा, इनसे कई बार कहा जाता है कि ठेकेदारों के द्वारा कि हमने अधिकारियों से बात कर ली है, हमने उन्हें पैसा पहुंचा दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पानी छूटा हुआ है नहर में और ये डोला, ये आप डोला देख सकते हैं क्या हालत है, और ये आप सामने देख सकते हैं ये रोड है, आप देख सकते हैं। और माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये घर क्षेत्र है, नगला तराई काला पुल, आप देख सकते हैं 72 घंटे का मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है। उसके बावजूद भी आप बाढ़ का आने का संभावना बनी हुई है। उसके बावजूद भी ये देखिए आप लगातार डोले खोले जा रहे हैं। आज सड़क में पूरा कीचड़, जब सुबह हम घर से निकले बिजली के खंभे जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए जो खंभे लगाए गए हैं लाइट के, वो तोड़े हुए हैं और मिट्टी पूरी जगह रोड में ऐसी गिरा रखी है। कई लोग सुबह से 3 से 4-5 लोग फिसल चुके हैं, टुक वाले इधर से उधर, गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं। उसके बाद भी हमने प्रशासन से, इनके अधिकारियों से, यूपी इरिगेशन के अधिकारियों को कई बार फ़ोन किया। हमने उनको बताया कि ऐसी बात है, आपके जो यूपी के जो ठेकेदार हैं, आपके जो खनन कर रहे हैं, मानसून आने के बाद तो ये बंद होता है। मेरा अधिकारियों से यही है और मेरा प्रशासन के लोगों से यही अनुरोध है कि ग्रामीणों को सुरक्षा को देखते हुए ये काम बंद कराया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन से नेपाल के लिए उत्तराखंड के इंटरनेशनल चैंपियनशिप से जुड़े कई खिलाड़ियों का जत्था रेलगाड़ी के जरिए रवाना किया गया। आपको बता देंगे इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 के तहत उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल अंडर 21 और वॉलीबॉल अंडर 19 एथलीट्स सहित लॉन्ग जंप और बैडमिंटन के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं नेपाल में आयोजित होने जा रही इस प्रतियोगिता के लिए चयनित इन्हीं खिलाड़ियों का चयन मध्य प्रदेश की नेशनल चैंपियनशिप में हो चुका है और कोच के रूप में इनका नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट द्वारा लक्सर रेलवे स्टेशन पर इनको रवाना किया गया। तैयारी को देखा जाए तो हमें बहुत दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड ना अवेलेबल हो गए। हमने जो भी नियर बाय में हमारे ग्राउंड्स हमें अवेलेबल मिले, हमने वहाँ पर तैयारी करी और जो जितना भी हो सके हमने उतनी कठिन तैयारी करी है। अब कंपटीशन तो हम पूरा टक्कर का देने वाले हैं। बाकी पूरी उम्मीद है कि हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे और बस। जय हिंद, जय भारत। कहाँ पे जा रहे हो? हम इंडो नेपाल खेलने जा रहे हैं, इंडो नेपाल चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। बस अब यही है कि गोल्ड इंडिया का ही हो। जय हिंद, जय भारत। सर, हम 5 इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार जनवरी में हुई थी, इस साल 28 से 30 जून तक ये हमारा चैंपियनशिप चलेगा। इसके दौरान उत्तराखंड से लगभग 25-30 बच्चे जा रहे हैं और ऑल इवेंट के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि इस साल भी पहले साल की तरह गोल्ड मेडल अपने नाम करे, नेपाल को हराकर। आयोजन के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कोच पे, जो जहाँ भी खेलने के लिए बच्चे जा रहे हैं। और हम तो फिर भी अदर कंट्री में जा रहे हैं नेपाल खेलने के लिए। सभी बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये चीज़ देखने के लिए ना, और जो भी जिम्मेदारी होगी वो मैं पूर्ण तरीके से अपनी निभाऊंगा। मेरी बच्चों से ये कि ज़्यादा नहीं, लेकिन 90% तो हमारे बच्चे
इंडिया के अपने देश के लिए कि 90% गोल्ड मेडल लेके आए बच्चे। जैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं दूसरे देश में, तो सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? सुरक्षा के बारे में कि जो फेडरेशन है हमारी, उन्होंने हर प्रकार की फैसिलिटी या सुविधा हर चीज़ की मतलब कर रखी है। अब खबर सितारगंज से है, जहां मुस्लिम समाज आगामी 29 जून को मनाए जाने वाले ईद के त्योहार को देखते हुए सितारगंज पुलिस ने कोतवाली में शहर के लोगों के साथ अमन चैन को लेकर एक बैठक की। वहीं बैठक में ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई। आज अमन कमेटी की मीटिंग बकरीद के संबंध में बुलाई गई थी। बकरीद 29 तारीख की है। इस संबंध में उन लोगों से राय ली गई कि उन लोगों को क्या कमी। उन लोगों ने 2-3 चीज़ें बताई कि बिजली ना जाए, पानी ना जाए, साफ़ सफाई मस्जिदों की ईदगाह की कराई जाए। इस क्रम में एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इसकी साफ़ सफाई की जाएगी। बिजली पानी खुद ही आएंगी और साफ़ सफाई ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं रखी, शांतिपूर्वक ईद निपटा दी जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।